Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good Good evening, ma'am. evening. Good evening, beta. How are you all? Fine, ma'am. Fine, ma'am. Okay, very good. In the last class, we were doing the S block and we were at the end, beta, of the alkali metals. चलो इसमें से एक ऑर्डर लगाना स्टार्ट करते हैं, then we'll proceed. I am discussing now about the halides of alkali metals. So regarding the halides of alkali metals, everybody knows कि alkali metals form how, what is the formula of the halide formed by the alkali metals? Monovalent halides. कैसे halides बनाते हैं बेटा? मोनोवेलेंट। जैसे मेरे पास एक है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड. रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, इस टाइप के. ठीक है. अब अगर बात करें इनके कोवलेंट कैरेक्टर की, तो क्या लगता है बेटा कोवलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा? आपने केमिकल बॉन्डिंग में फजान रूल पढ़ा है ना, तो व्हाट इज द ऑर्डर फजान रूल के अकॉर्डिंग? कब होता है कंपाउंड कोवलेंट, कब पोलराइजेशन होता है? क्या देखते हो आप? स्मॉल साइज का कैटायन और लार्ज साइज का एनायन. ठीक है. और हाई पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उसमें स्मॉल साइज का कैटायन आ जाएगा. तो यहाँ पे तो यूनिवेलेंटी है, प्लस माइनस ही है. अब आप देखो कि लिथियम क्लोराइड तो सेम रह रहा है बेटा. रेस्ट व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द कैटायन? कैटायन का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना. तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो इसमें पोलराइजेशन कम होता जाएगा, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा. तो दिस इज अ कोवलेंट कैरेक्टर फॉर द हैलाइड्स. कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन बेटा? यस मैम. यस मैम. पास एक एल्यूमिनियम है 3+, एक है मैग्नीशियम 2+, एक है सोडियम 1+. साथ में मैंने क्लोराइड लगा दिया. यहाँ पे 2 क्लोराइड आ जाएंगे, यहाँ पे 3 क्लोराइड आ जाएंगे. तो कैसे निकालते थे इसमें कोवलेंट कैरेक्टर? किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? ये तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना. एल्यूमिनियम 3+ है तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 electrons. Magnesium 2+ is 10 electrons. Sodium plus is a 10 electron. तो all are the isoelectronic species. तो इस केस में जितना स्मॉलर साइज होगा उतना ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर होगा. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कोवलेंट कैरेक्टर. ठीक है. इसको मैं AlCl3 लिख देती हूँ, अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज कि ये कैसा बन गया. चार्ज हम इसका ऊपर लिख देंगे. सोडियम का तो खैर समझ पा रहे हो आप. इट इज, इसको ऐसे लिख देते हैं और इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख देते हैं +3. ठीक है. दिस इज हाउ द कोवलेंट कैरेक्टर गोज. आफ्टर द कोवलेंट एंड द आयनिक कैरेक्टर, नेक्स्ट इज द लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी. क्या होता है बच्चों लैटिस एनर्जी? देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी. नाम से ही क्लियर है. लैटिस, लैटिस का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर. द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of compound to its constituent ions. To its constituent ions. कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड होना चाहिए. और कॉन्स्टिट्यूएंट आयन किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में. जैसे कि मेरे पास NaCl है 1 मोल. अब Na और Cl में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, आयनिक कंपाउंड है. तो अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड है, NaCl है, तो इसको इसके कंस्टिट्यूएंट आयन में मुझे ब्रेक करना है. तो अगर मुझे इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करना है तो मुझे कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सोडियम और क्लोराइड की खुद में, उसको ओवरकम करना पड़ेगा. तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना बेटा. तो दैट अमाउंट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ लेटेस्ट एनर्जी. इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं. रिवर्स कैसे बोलोगे? अगर देखो किसी बॉन्ड को तोड़ना होता है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उस केस में प्लस आएगा. ठीक है. और अगर कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस केस में माइनस साइन आएगा. अगर इस इक्वेशन को रिवर्स लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ द आयंस
in the gaseous state. When they combine to form the ionic compound, in that the amount of the energy released is called as a lattice energy. This is called as lattice energy. और जितनी ज्यादा lattice energy होगी बेटा, उतना strong bond है और उतनी strong MPBP भी होंगे. Lattice energy is directly proportional to the melting point and boiling point also. ठीक है. और यहाँ पे ना solubility की बात आती है. Solubility में भी lattice energy का बहुत important role है. अगर हमें देखना है कि कोई compound soluble है या नहीं है, तो पानी में डालते हैं तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, बताओ मुझे. हाइड्रेशन एनर्जी. यस मैम. Yes, ma'am. कंपाउंड सॉल्युबल है. सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे? सॉल्युबल कंपाउंड वो होता है मैम डिसोसिएशन. हाँ, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन होती है लैटिस एनर्जी से. ठीक है. यानी कि अगर किसी कंपाउंड के लिए हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी, तो वो कंपाउंड सॉल्युबल होगा. ठीक है. और जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी उसमें एमपीबीपी उतने ज्यादा होंगे और उसकी फिर सॉल्युबिलिटी कम होगी. ठीक है. ठीक है. सॉल्युबिलिटी से ये इनवर्सली रिलेटेड है. बाकी हाइड्रेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? ये तो हमने उस दिन किया है, लिथियम और सीजियम का कंपैरिजन तो किया था हमने लास्ट क्लास में. हाइड्रेशन एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी एक तो डिपेंड करती है आपके साइज पे. जितने छोटे आयन होंगे वो ज्यादा जल्दी वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, उनका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी. ठीक है. और जो आयन के बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, जितना साइज छोटा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा. ठीक है. और Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के. R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. R क्या है? जैसे Na और Cl है, उनके बीच में जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ R नॉट. इज दैट क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम. प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कली मेटल्स. नाउ मैम एक मिनट बैक स्लाइड करना. जी बिल्कुल दिखा रहे हैं, देख लीजिए. अब जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि किसी भी फैमिली में जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे हम एल्कली मेटल पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट मेंबर वैसे तो हाइड्रोजन आता है, बट मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन. ठीक है बेटा, कि जो आपका हाइड्रोजन है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को रिजेंबल करता है और उसकी पोजीशन टिल डेट पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइड नहीं है. तो क्या होता है ना बेटा कि उसकी प्रॉपर्टीज हम पीरियोडिक वेरिएशन में बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं. तो हम फर्स्ट मेंबर लिथियम को मान के चलेंगे. तो जो फर्स्ट मेंबर होगा इन ईच ग्रुप, एस मैं एल्कली मेटल में भी ये पढ़ाऊंगी और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी, उसकी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप it is showing the some different properties, it is showing some anomalous behavior. तो now we are going to study the, हम देखते हैं कि क्या है ऐसी प्रॉपर्टीज, क्या है ऐसे पॉइंट पे जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का वो रेस्ट ऑफ द मेंबर से डिफरेंट है. दैट मीन्स एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम. अच्छा, एक बात और आपको बता देती हूँ यहाँ पे. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. देयर इज अ वन रिलेशनशिप इन आवर पीरियोडिक टेबल, देयर इज अ वन ट्रेंड इन आवर पीरियोडिक टेबल व्हिच इज कॉल्ड एज अ डायगोनल रिलेशनशिप. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस डायगोनल रिलेशनशिप? सुना हुआ है बेटा आप लोगों ने? Yes, ma'am. एवरीबडी प्लीज बी ऑन म्यूट. अगर जिन्होंने नहीं सुना है वो इसको देखो कैसे समझोगे. किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात कर लो, वैसे मैं साइज लेके चलती हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज साइज से ही डिटरमिन होती हैं. जो आपकी प्रॉपर्टी है जैसे साइज, जो एटॉमिक साइज है बेटा वो अलोंग द पीरियड क्या होता है, बताओ मुझे जल्दी जल्दी. मैम डिक्रीज. पीरियड डिक्रीज. अलोंग द पीरियड पूछ रही हूँ ना, डिक्रीज. डिक्रीज. हाँ जी. अलोंग द ग्रुप क्या होता है? मैम इंक्रीज. Increase. इंक्रीज. अब देखो जरा, लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम आते हुए साइज इंक्रीज हो रहा है. अगर हम डायगोनली जाएंगे ना पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या रहता है? ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. और साइज पे ही बाकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है. तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है ना? डायगोनल रिलेशनशिप इज अ सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. Similarity in the properties of the elements placed diagonally in the periodic table. Placed diagonally in the periodic table.
पीरियोडिक टेबल में जो डायगोनली एलिमेंट पड़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज में जो सिमिलैरिटी है दैट इज कॉल्ड एज द डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप कैसे डिटरमिन करना है, देखो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। जैसे सबसे पहला एलिमेंट है ना लिथियम, अब लिथियम के पैरेलल जो एलिमेंट है उससे वन स्टेप डाउन, ऐसे ही डायगोनल आएगा ना। अब लिथियम के पैरेलल कौन सा एलिमेंट है, बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे किसका एलिमेंट है, मैग्नीशियम है। तो ये जो आपका लिथियम है और ये जो आपका मैग्नीशियम है, ये आपस में कैसे रिलेशनशिप में आते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप में, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशनशिप जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे वो है लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द लिथियम एंड इट्स डायगोनल रिलेशनशिप विद द मैग्नीशियम, इट्स डायगोनल, एन लगा देते हैं इसको ढंग से, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को, डायगोनल रिलेशन विद द मैग्नीशियम। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. अब देखते हैं क्या क्या है ये डायगोनल रिलेशनशिप में। पहली बात तो लिथियम हैज अ एक्सेप्शनल, या जिसको एनॉमलस बोलते हो, एक्सेप्शनल बिहेवियर ड्यू टू, उसका रीजन क्या है, कोई बताएगा क्यों है बिहेवियर ड्यू टू, क्या है, क्यों होता है ऐसा कि लिथियम सारे डिफरेंट बिहेव करता है। हाँ जी बोलो। मैम ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। शाबाश, ड्यू टू द स्मॉल साइज, पहली बात तो। और स्मॉल साइज होने के कारण एक और प्रॉपर्टी अराइज होती है, हाई पोलराइजिंग। पढ़ा था ना फजहान रूल में, छोटे Yes, साइज ma'am. होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो एनायन को ज्यादा वो क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा एनायन से, उसको पोलराइज कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर। तो बेसिकली ये दो रीजन है लिथियम के एक्सेप्शनल बिहेवियर के। ठीक है, तो जब ये डायगोनल रिलेशनशिप देता है उसमें देखते हैं क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप विद द मैग्नीशियम। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, दोनों में होती है, इसके साथ आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर भी देखोगे। पहला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिथियम आर हाई। ठीक है, ड्यू टू, इसको लिख सकते हो कि ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप विद द मैग्नीशियम, ड्यू टू इट्स diagonal relationship with the magnesium, magnesium 2 has the high polarizing power, इसलिए उसकी भी polarizing power high है, Pb means polarizing power। बाकी देखो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है इसका, पहला पॉइंट आ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिथियम के बहुत हाई हैं। लिथियम इज मच हार्डर, बहुत हार्ड है, देन द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। आपको पता ना एल्कली मेटल सॉफ्ट होती हैं, यस मैम। लिथियम क्या है, हार्ड है, देन द रेस्ट ऑफ द मेटल्स, सेम एज मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम भी क्या है, हार्ड मेटल है। थर्ड, लिथियम क्या कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, आपको पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, इसको 4 लिख देते हैं, फिर ये बैलेंस हो जाएगा, इसको 4 लिख देते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2। तो लिथियम कैसा ऑक्साइड बनाता है, Valent. मोनो, बिल्कुल मोनो ऑक्साइड बनाता है। और रेस्ट क्या बनाते हैं, रेस्ट फॉर्म द, Dioxide. हाँ जी, पर ऑक्साइड, या बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। और मैग्नीशियम भी क्या बनाता है बेटा, Monoxide. यस, मैग्नीशियम भी इसका मोनोऑक्साइड बनाएगा। एवरीबॉडी प्लीज बी ऑन म्यूट। उसके बाद जो आपका लिथियम है हाइड्रोक्साइड बनाता है जो LiOH, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है MgOH। ये दोनों है वीक बेस। आपको पता है ना बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। Yes, ma'am. ठीक है, रेस्ट आर द रेस्ट फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि लिथियम फॉर्म कैसे कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स।
लिथियम फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स whereas rest of the members form ionic compound, form the ionic compounds। बाकी एक लिथियम की क्या प्रॉपर्टी है कि लिथियम नाइट्राइड बनाता है। देखो लिथियम नाइट्राइड का क्या फार्मूला होगा, लिथियम +1 होता है, नाइट्रोजन के ऊपर अगर 3 नेगेटिव होता है तो कंबाइन करेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो Li3n, इसको बोलते हैं लिथियम नाइट्राइड। दिस इज कॉल्ड एज अ लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है, पर मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, Mg2+ होता है, N3 नेगेटिव, ये यहाँ, तो फॉर्म हो जाएगा Mg3N2, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड। उसके बाद लिथियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है एंड एग्जिस्ट करता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब वाटर को अपने साथ जोड़ लेता है। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो लिथियम क्लोराइड .2 वाटर होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम भी कैसे एग्जिस्ट करता है, MgCl2, और वाटर को जोड़ लेगा .8 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। एक प्रॉपर्टी ये दे सकते हो कि ये काम बाकी एल्कली मेटल्स नहीं करती। लिथियम रिएक्ट्स विद द कार्बन टू फॉर्म द आयनिक कार्बाइड, reacts with the carbon to form the ionic carbide, same as your magnesium, ठीक है। बाकी एक आप इसका लिथियम कार्बोनेट दे सकते हो कि लिथियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज का होता है, ब्रेकअप हो जाता है मोनोऑक्साइड में। इसी तरह से आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जैसे आपका लिथियम का हाइड्रोक्साइड है, ये भी ब्रेक हो जाएगा लिथियम मोनोऑक्साइड में और वाटर में, और जो आपका मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है वो भी सिमिलर मैनर में मोनोऑक्साइड में और वाटर में ब्रेक हो जाएगा। सेम इज एप्लीकेबल फॉर द नाइट्रेट। जब लिथियम नाइट्रेट को आप हीट करते हो, ये देखो ये सारे रिएक्शन कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं क्योंकि मेटल बहुत छोटा होता है और ये ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, फिर NO2 और O2 रिलीज होता है। सिमिलरली जब आप मैग्नीशियम नाइट्रेट देखते हो MgNO3 ट्वाइस, तो वो भी ब्रेक होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ठीक है। तो दीज आर द रिएक्शन जिसमें आपने देखा होगा कि स्लाइड दिखाएं, अच्छा जी ठीक है, जिसमें लिथियम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे मैग्नीशियम बिहेव करता है। इससे बैक वाली डन। मैम इससे बैक वाली दिखाना है एक बार। डन मैम। ओके जी, चलिए अब कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको इसकी बता देती हूँ। जैसे हमारे पास हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कैसी प्रॉपर्टीज हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले तो स्टेबल होता है टुवर्ड द हीट, बट ये रिड्यूस हो जाता है जब इसे कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं। तो पहला रिएक्शन जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है, और डीकम्पोज होने के बाद सोडियम मेटल मिल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है और हाइड्रोजन आ जाता है आपके पास। सिमिलरली जो फेरिक क्लोराइड है उसे भी जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डीकम्पोज होके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देता है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl रिलीज हो जाते हैं। बाकी अगर अमोनियम क्लोराइड को भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास वही स्टेबल कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और अमोनिया गैस निकलेगी जिसकी पंजेंट स्मेल होती है, सब बच्चों को पता है।
it is having a pungent smell, and plus the water is released. ठीक है, तो these are the sum of the reaction. एक इसमें एल्यूमिनियम का लिख देते हैं. देखो ये सारे एक्चुअली में सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सभी में डिकम्पोज होके कुछ ना कुछ गैस रिलीज कर देगा, या सम ऑफ द कंपाउंड ये सोडियम और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है. काहे के लिए यूज करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को? Sodium hydroxide is basically used in the manufacture of the paper, soap and the artificial silk. इसके यूजेस आप पढ़ लेना. प्रेपरेशन ऑफ पेपर में, सोप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, या आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क, या आप इसको पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी यूज करते हो. ठीक है, बाकी इसको काफी सारी और प्रेपरेशन रिएक्शंस में भी यूज करते हैं. प्रेपरेशन ऑफ द सोडियम मेटल में भी यूज होता है, या कई सॉल्ट्स में भी यूज होता है उसकी प्रेपरेशन के लिए. मैनी सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, प्रेपरेशन ऑफ द सोडियम एंड इट्स सॉल्ट्स. तो दीज आर द सम ऑफ द कंपाउंड्स. एक कंपाउंड है हमारे पास वॉशिंग सोडा. क्या फॉर्मूला होता है बेटा वॉशिंग सोडा का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉशिंग सोडा? मतलब Na2CO3 into 10 molecules of water. Na2CO3, that is called as a sodium carbonate. सोडियम बिल्कुल, सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है, इसकी प्रेपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे बोलते हैं सोलवेज प्रोसेस. सोलवेज प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं. प्रोसेस क्या है? अमोनिया गैस में जब आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो सबसे पहले बनता है आपके पास अमोनियम बाइकार्बोनेट, और जब NaCl के साथ आप अमोनियम बाइकार्बोनेट को ट्रीट करते हो तब आपके पास प्रेपरेशन होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की. सोडियम बाइकार्बोनेट से फिर आप आगे बनाते हो कार्बोनेट. ठीक है, जो आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी. तो आपके पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. So this is a preparation of your washing soda. यूजेस मैं थोड़े इसके आपको बता देती हूँ. इसको किसके लिए यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को? सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर, है ना? Yes, ma'am. सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर के लिए आप इसको यूज करते हो. बाकी इसको फ्यूजन मिक्सचर भी बोलते हैं जब ये सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को, सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट को मिक्सचर को यू कैन कॉल इट एज अ फ्यूजन मिक्सचर. बाकी इसको पेपर में, पेंट्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल्स. बाकी इसको ग्लास की प्रेपरेशन में, बोरेक्स की प्रेपरेशन में, सोप की प्रेपरेशन में भी यूज करते हैं. तो दीज आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. तो आफ्टर दैट वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड ग्रुप, दैट इज अ ग्रुप 2. क्या नाम है ग्रुप 2 का बेटा? कॉमन नेम? Alkaline earth metals. Alkaline earth metals. Alkaline earth metals. That is called as a group 2. And what are the members in the alkaline earth metals? Beryllium, magnesium, Magnesium. calcium, strontium, barium, radium. And how we have to go for the electronic, first of all atomic number calculation. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि फर्स्ट के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐड करते हैं आफ्टर द एटॉमिक नंबर ऑफ 1, और सेकेंड ग्रुप के लिए 2 को छोड़ देना है, बाकी 8, 8, 18, 18, 32. These numbers you have to add after writing the atomic number of the first one. तो बेरिलियम इज 4, 4 प्लस 8 हो गया 12, 12 प्लस 8 हो गया 20, 20 और 8 हो गया 38, 38 और 8 हो गया 56, देन हो गया आपका 32 इसमें ऐड. So that is a 88.
ठीक है, तो इस तरह से वी हैव कैलकुलेटेड द एटॉमिक नंबर्स. एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा? बेरिलियम इज अ 2s2, मैग्नीशियम इज अ 3s2, कैल्शियम इज अ 4s, 4s2, 5s2, strontium is a 5s2, barium is a 6s2, and the radium is a 7s2. So these are the sum of the elements and the electronic configuration we have written. अब हम चलेंगे फटाफट से इनकी physical properties पे. तो first physical property है atomic and the ionic radii. Yes, what about the atomic and the ionic radii? हाँ जी, क्या लगता है in comparison to the group 1 कैसे होंगे? ग्रुप 1 से देखा जाए तो ये along the period है. तो एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियई क्या हो जाएंगे बेटा? Increases. डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज हो जाएंगे, बट इन कंपैरिजन टू द ग्रुप 1 ये छोटे हैं. Decrease. हाँ जी. एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियई ऑफ alkaline earth metals are smaller in comparison to group 1. Smaller in comparison to group 1. Group 1 के comparison में इनके atomic and ionic radii कम है. This is the first point. The second point is what? Down the group. Down the group same order रहेगा. Atomic and ionic radii and the ionic radii क्या हो जाएंगे बेटा? Increases. जिसका रीजन क्या रहेगा? Due to the addition of new shell. Due to the addition of new shell. And the second is due to the screening effect. ठीक है, तो ये पॉइंट रहेगा आपका सेम. उसके बाद आ जाएगा सेकेंड पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी. यस, व्हाट अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहेगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, दैट इज बेसिकली more in comparison to the group 1, more in comparison to group 1. ठीक है ना, ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ज्यादा है. और उसका रीजन क्या है? रीजन है पहला तो इसका स्मॉल साइज है. ड्यू टू द स्मॉल साइज, फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. S2 का मतलब क्या हो गया बेटा? S सब शेल फुली फिल्ड है. ठीक है, मैं सब शेल की बात कर रही हूँ. ठीक है, दैट मीन्स NS2 है. अब NS2 कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. तो आपको मैंने सोडियम और मैग्नीशियम का क्वेश्चन करवाया था ना एक क्लास में, शायद पोल में दिया था कि इन कंपैरिजन टू द सोडियम, आपको इन कंपैरिजन टू द सोडियम मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है. क्यों हाई होती है? बिकॉज मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन को आप S2 से रिमूव करते हो और सोडियम में इलेक्ट्रॉन को S1 से रिमूव करते हो, और S1 से रिमूव करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है. ठीक है, तो S2 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इनका जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. कर दो बेटा शिफ्ट स्लाइड. Yes, ma'am. ओके जी, चलो ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप वही फैक्टर है, साइज इंक्रीज हो रहा है, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा जाए तो बेरिलियम की ज्यादा होगी, देन इज अ मैग्नीशियम, देन इज अ कैल्शियम, देन इज अ स्ट्रोंशियम, देन इज अ बेरियम, देन इज अ रेडियम. और अगर आप रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखो, अब इनकी रिएक्टिविटी क्या है? दे मेटल्स है तो इनकी रिएक्टिविटी इज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, है ना. तो टेंडेंसी Yes, टू ma'am. लूज द इलेक्ट्रॉन इज अ रिएक्टिविटी. तो इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है रेडियम की बहुत कम है. तो इसका मतलब है, रेडियम को छोड़ देते हैं यहाँ पे, बेरिलियम तक की लिख दे, बेरियम तक लिख देते हैं.
नोबल गैस, ओके, बेरियम तक। ठीक है, अब इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं एक्वायर होती है एल्कली मेटल्स की तरह, बट S2 के कारण इनकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। मैंने क्यों हटाया लास्ट वाले एलिमेंट को, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम नहीं कंसिडर करेंगे। रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखा जाए तो फिर बेरियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन इज अ स्ट्रोंशियम, देन इज अ कैल्शियम, देन इज अ मैग्नीशियम एंड देन इज द बेरिलियम। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. के बाद है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स, कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट रखती हैं एल्कली मेटल्स, बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एल्कली मेटल्स इज अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एल्कली मेटल्स का। रीजन क्या है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर होता है। देखो, अगर मेटल है आपके पास सॉलिड स्टेट में, तो वो दो, अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पहले इसको गैसियस में लिख लेते हैं, नहीं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सब्लिमेशन का, वो हमें पता है। गैसियस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, ड्यू टू द tendency to acquire the noble gas configuration. noble gas, देखो इसमें क्या था, NS2P6, फिर उसके बाद अगर मैं इसको लिख रही हूं N-1 लिख देते हैं, इसको आउटर मोस्ट को N लिख देते हैं, N-1 S2P6 है और NS2 है, तो ये क्या हो जाएगा? N-1 S2P6 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन की एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट में आपको दे चुकी हूँ एल्कली मेटल्स के केस में। सब बच्चों को पता है ना कि क्यों कलर आता है? बताया यस मैम। आपको कि जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद फ्लेम से एनर्जी लेके क्या करेगा? हाई एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा, और हाई एनर्जी स्टेट अनस्टेबल है, तो जब रिटर्न होगा लो एनर्जी स्टेट पे, तो विजिबल रीजन में अगर एनर्जी फॉल करती है तो वो कंपाउंड को कलर देती है। अब कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन में जो कैल्शियम है वो होता है ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम होता है आपका क्रिम्सन रेड, बेरियम होता है आपका एप्पल ग्रीन, और रेडियम होता है वो भी आपका एक तरह का रेड ही है, कार्मिन रेड, रेडियम लिख देते हैं इसको। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों है, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया था ना आपको। यस मैम। डिफरेंट कलर क्या है? सबकी आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग है, सब फ्लेम से अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब अलग अलग है तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी अलग अलग है, तो वेवलेंथ एमिटेड भी अलग अलग होगी, तो इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कलर आएगा। चलो, कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ले लेते हैं, कुछ कंपैरिजन पॉइंट ले लेते हैं हम एल्कली मेटल्स के और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू में ले लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फटाफट से मुझे दोनों का आउटर मोस्ट शेल बता दो। यहाँ पे मैं ऊपर ले लेती हूँ कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी क्या है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाँ जी, एल्कली मेटल्स की क्या कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? NS1 होती है, और एल्कलाइन NH2। NS2 होती है। अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो एल्कली मेटल्स क्या है? मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट। बिल्कुल। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है? बाई बाईवेलेंट। अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करूं तो कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है? एल्कली मेटल है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिल्कुल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्साइड्स की
तो जो एल्कली मेटल्स है उसके हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके है वीक बेस। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो हाईली सॉल्युबल भी है। सॉल्युबिलिटी के लिए वो पॉइंट लगा सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है उनकी लेटेस्ट एनर्जी से। हाईली सॉल्युबल है एंड स्टेबल टुवार्ड द हीट है, ठीक है, हीट में डिकम्पोज नहीं हो सकते, स्टेबल टुवर्ड द हीट। ये वीक बेस है और ये लेस सॉल्युबल भी है क्योंकि इनकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। लेस सॉल्युबल एंड डीकम्पोज ऑन हीटिंग, और ये टूट भी जाते हैं हीट करने पे। डीकम्पोज ऑन हीटिंग। डन। नो मैम। अच्छा अच्छा, कर लीजिए, चलिए। उसके बाद हम इसके कुछ और कंपाउंड भी देखेंगे, कैसे कैसे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बोनेट का दोनों में कंपैरिजन कर लिया, बाइकार्बोनेट का दोनों में कंपैरिजन कर लिया, जैसे हाइड्रोक्साइड की है। डन बेटा? डन मैम। ओके जी, ओके। इधर हमने लिखा है पहले एल्कली मेटल्स फॉलोड बाय अल्कलाइन अर्थ एल्कलाइन मेटल। मेटल्स। अब जैसे एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के केस में जो एल्कली मेटल्स हैं आपकी, ये बेसिकली होते हैं सॉलिड स्टेट में। और they are not in the free state, are not in the free state, they exist in solution, they exist in the solution form. अगर इनके कार्बोनेट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कार्बोनेट एल्कली मेटल्स के जो हैं वो सॉल्यूबल होते हैं इन द वाटर, ठीक है, एंड डू नॉट डीकम्पोज ऑन हीटिंग। डू नॉट डीकम्पोज ऑन हीटिंग, हीट करने पे डीकम्पोज नहीं होते, सॉल्यूबल इन द वाटर। अब आप सोच रहे होगे कि मैडम ने लिथियम कार्बोनेट को तो किया था। यस, इट इज एक्सेप्शन। लिथियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो जाता है, LiCO3 इज द एक्सेप्शन। ये डीकम्पोज हो जाता है किसमें? Li2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये डीकम्पोज हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है इसमें। उसके बाद है जो आपके कार्बोनेट्स हैं इसमें, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। और इसका रीजन क्या आ जाएगा? पानी में इनसॉल्युबल है क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है लैटिस एनर्जी से, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का रीजन ये है कि कैटायन और एनायन के साइज आपस में एप्रोप्रिएट होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर है एंड डीकम्पोजेज ऑन हीटिंग। डीकम्पोजेज ऑन हीटिंग। डन बेटा? यस मैम। अब जैसे हो गया आपके पास एक्शन ऑफ नाइट्रोजन या रिएक्शन विद द नाइट्रोजन, जो आपकी एल्कली मेटल्स हैं ये डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद द नाइट्रोजन। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या बताया था? लिथियम बताया था ना? यस मैम। एक लिथियम बनाता है नाइट्राइड, बाकी कोई भी नाइट्राइड नहीं बनाता। जबकि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे डायरेक्टली combine with the nitrogen to form the nitrides. Combine with the nitrogen to form nitrides. Then is a action of carbon. कार्बन के साथ क्या होता है? कार्बन के साथ भी एल्कली मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करती डायरेक्टली, डू नॉट रिएक्ट विद द कार्बन डायरेक्टली। और जो आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं
दे फॉर्म द कार्बाइड्स, मतलब रिएक्ट करती हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्ट्स की बात करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, तो रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, एल्कली मेटल के जो सल्फेट्स होते हैं या फॉस्फेट्स होते हैं या फ्लोराइड्स हैं, क्रोमेट्स हैं, मतलब जितने भी आपके इसके सॉल्ट्स हैं या ऑक्साइड्स हैं, ये हैं सॉल्युबल इन वाटर। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में नहीं घुलते। बाकी हाइड्रेशन फॉर्म में हाइड्रेटेड कौन एग्जिस्ट करते हैं, एल्कली मेटल के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो सब बच्चों को पता है। एल्कली मेटल कभी हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, उसमें नहीं हम लिखते हैं NaCl डॉट इतना वाटर। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कैसे लिखा जाएगा, मैं एक एग्जांपल आपको देख के बताती हूँ। इसके देखो सॉल्ट्स कैसे होते हैं, इसमें ऐसे होते हैं NaCl, KCl, RbCl, जबकि इसमें कैसे होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, हाइड्रेटेड फॉर्म में। अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कैसे होंगे, जैसे MgCl2.6 वाटर, कैल्शियम क्लोराइड .6 वाटर, बेरियम क्लोराइड .2 वाटर, इस तरीके से। तो दीज आर इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, और वो जो है आपके हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। रिड्यूसिंग पावर, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है, एल्कली मेटल्स, है ना। Yes, ma'am. So these are the sum of the comparison of the alkali metals and the alkaline earth metals. Is that clear, beta? Yes, ma'am. चलो, अब कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या इनके रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे है रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वह हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगी। तो व्हेन यू विल रिएक्ट देम विद द हाइड्रोजन एंड हीट, कैसा कंपाउंड बनेगा आपके पास, डार्क कंपाउंड्स ऐसे कुछ फॉर्म हो जाते हैं MH2 फॉर्म के। हम MH2 फॉर्म के कंपाउंड में से जो आपके फर्स्ट 2 कंपाउंड है ना, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड एंड द मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये आपको पता है ना ऐसा फॉर्मूला क्यों आया है, मेटल के ऊपर कितना चार्ज होता है +2 और हाइड्राइड के ऊपर कितना चार्ज होता है -1। इसको क्रॉस करो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MH2 ही तो बन जाएगा। ठीक है, Yes, तो बेरिलियम ma'am. हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है ना, ये तो कोवलेंट कंपाउंड है। ये भी आपको पता है कि स्टार्टिंग मेंबर्स कैसे कंपाउंड होते हैं, Covalent. कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डाउन द ग्रुप कैसे कंपाउंड हो जाते हैं, फिर आयनिक कंपाउंड। ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिसकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। दीज आर द कोवलेंट कंपाउंड्स विद द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें जो हाइड्रोजन एटम बिटवीन है, आपने डाइबोरेन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी P ब्लॉक में, है ना। तो उसमें Yes, ma'am. बनाना बॉन्ड बनता है ना, जहाँ पे 3C2E बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, वैसे ही यहाँ पे बनता है। जैसे मैं बेरिलियम में आपको बना के दिखाती हूँ, देखो ये बेरिलियम है, ये दूसरा बेरिलियम है। अब ये बेरिलियम के बीच में एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर ना चलती जाएगी। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है, H बेरिलियम, H, दिस इज बेरिलियम, दिस। चलो अब देखो बेटा ये बॉन्ड कैसे बना, बेरिलियम की कितनी वैलेंसी है, बेरिलियम की तो 2 ही वैलेंसी है, तो फिर बेरिलियम ने इतने सारे बॉन्ड कैसे बना लिए। अब क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर में जो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, अब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4। एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होने चाहिए। जुड़ने वाली कितनी स्पीशीज है, 3। अब ये बॉन्ड एक्चुअली में होता है 3C2E बॉन्ड। 3C2E बॉन्ड का मतलब होता है 3 सेंटर, मतलब 3 जुड़ने वाली स्पीशीज एंड द 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बेसिकली होता क्या है कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये वाला बेरिलियम के 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, तो बेरिलियम के पास तो 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है, उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेरिलियम और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड से, एक ही इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं। मीनवाइल ये वाले बोरॉन की कितनी वैलेंसी है, ये वाले बोरॉन की भी वैलेंसी
2 है, मतलब 2 इसने बॉन्ड बनाने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना इधर दिया। तो बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन बिना किसी इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला, तो हाइड्रोजन कभी अपना बॉन्ड इधर देता है, कभी इधर दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन इस 3 स्पीशीज को ज्वाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं 3C2E इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड ही हुआ ना ये, यस मैम। और ये जल्दी टूट जाएगा, ये एक तरह का वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये वाले जो हाइड्रोजन एटम है इनको बोलते हैं ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम्स। बेसिकली मैं फिर से बता देती हूँ, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बेरिलियम ने देके बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, तो बेरिलियम और हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला बॉन्ड भी 1 ही इलेक्ट्रॉन से बना है। तो BHB बॉन्ड में बेसिकली तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जुड़ने वाली स्पीशीज 3 है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेरिलियम हाइड्राइड, एंड द सेम स्ट्रक्चर इज फॉर द मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब हमने बहुत बार बोला कि कार्बन के साथ रिएक्शन होता है, वो देख ले कैसे होता है। रिएक्शन विद द कार्बन, तो रिएक्शन जब कार्बन के साथ होता है तो कार्बाइड फॉर्म होता है। देखो जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ ट्रीट किया जाए बहुत हाई टेम्परेचर पे, अप्रोक्सीमेटली 2175 to 2275 केल्विन, तो बेरिलियम कार्बाइड बन जाता है, Be2C + 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। ये एक तरह से कोवलेंट कंपाउंड है, और इसी का ये रिएक्शन है कि बेरिलियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है ना, तो ये दोबारा से अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और मिथेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो दिस इज हाउ द बेरिलियम कार्बाइड इज फॉर्म्ड। बाकी रिएक्शन विद द अमोनिया, ये दो पता नहीं लास्ट वाले केस में भी शायद छूट गया है, मैं दोनों का यहीं पे पढ़ा देती हूँ। रिएक्शन विद द अमोनिया, देखो रिएक्शन विद द अमोनिया कैसे है, तो इसी स्लाइड पे दोनों का पढ़ लेते हैं, एल्कली मेटल्स का भी और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी, जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स को जब अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है तो ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है। मैंने अमोनिया के आगे X+Y लिख दिया, ये कुछ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो सकता है, जैसे 4 है तो 2 हो सकता है, या 3+1 हो सकता है। तो मेटल जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल की क्या टेंडेंसी है, एल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो मेटल प्लस फॉर्म में जाएगा और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के अपने साथ एसोसिएट करके ऐसे कैटायन बना देगा, इसको बोलते हैं अमोनिएटेड कैटायन। दिस इज कॉल्ड एज अ अमोनिएटेड कैटायन। और जो 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किया है वो 1 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के Y मोल्स के साथ कंबाइन करके ये बना देगा, जिसे बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये तो आपको पता लग गया कि मेटल्स को अमोनिया में डिसॉल्व करोगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा, प्लस ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग भी है। कंडक्टिंग क्यों है सॉल्यूशन? कंडक्टिंग सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, चार्ज प्रेजेंट है ना, प्लस माइनस चार्जेस आर देयर विच मेक द सॉल्यूशन कंडक्टिंग, द प्रेजेंस ऑफ द 2 चार्जेस विल मेक द सॉल्यूशन कंडक्टिंग। अब जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी ऐसा ही होता है, मेटल जब अमोनिया के साथ कंबाइन करती हैं तो यहाँ पे देखो, वहां पे तो मोनोवेलेंट था तो +1 चार्ज आएगा, यहाँ पे बाईवेलेंट है तो 2 चार्ज आएगा, X मॉलिक्यूल्स 2+, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा, तो ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है 2 इसने लूज किए, तो दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 2 है तो ऐसे हो जाएगा, ये कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं। तो दिस इज अ रिएक्शन विद द अमोनिया। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है, तो इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट का एनॉमलस बिहेवियर है। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का एनॉमलस बिहेवियर क्या है, ये ऑलमोस्ट आपके पास वैसा ही जाएगा जैसे पिछले में आपने सीखा है, रीजन उसके बिल्कुल वही है, स्मॉल साइज हाई पोलराइजिंग पावर। देखो बेरिलियम होता है हार्डर देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप,
then the rest of the members of the group. Second है beryllium is lighter than magnesium. Lighter than magnesium. Magnesium से ये हल्का भी होता है. Melting point and boiling point high है इसके in comparison to the rest of the members of the family. Beryllium does not react with the water. React with the water. Whereas जो आपका magnesium है वो boiling water के साथ react करता है. Whereas the magnesium react with the boiling water. With the boiling water. Fifth, beryllium कैसे कंपाउंड बनाएगा बेटा, कोवलेंट या आयनिक? Form the covalent compounds and the rest of the members will form ionic compound. rest of the members will form ionic compound. Will form the ionic compounds. So these are the sum of the points जिसमें बेरिलियम और बेरिलियम अलग बिहेव करता है, डिफरेंट बिहेव करता है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स. बाकी जैसे कुछ रिएक्शन भी है कि बेरिलियम कार्बाइड है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके पास बनता है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, BeOH2 और मीथेन गैस फॉर्म होती है. देख लीजिए. ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बाइड, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिख रही हूँ ना, ये पूछा भी जा चुका है. डन? Yes, ma'am. बेरिलियम कार्बाइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन गैस रिलीज होती है. जब मैग्नीशियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इस टाइम गैस रिलीज होती है एसिटिलीन, C2H2. कैल्शियम कार्बाइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोक्साइड तो इसमें भी बनता है, पर आपके पास जो गैस रिलीज होती है वो इस केस में भी इथाइन है, यानी कि एसिटिलीन है. तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बेरिलियम नॉट बी, बेरिलियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस में मीथेन गैस रिलीज करता है, वेयर एज द रेस्ट विल फॉर्म द योर एल्काइन यानी कि इथाइन गैस. बेरिलियम एक्चुअली में इतना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज नहीं कर पाता है जितना रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कर पाते हैं. ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. हाँ जी, किसके साथ जाएगा इसका डायगोनल रिलेशनशिप बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम का किसके साथ जाएगा, कैसे पढ़ाया था आपको? बेरिलियम के पैरेलल में क्या है? मैग्नीशियम. नो, बेरिलियम तो आ गया के नीचे हो गया मैग्नीशियम. ठीक है, बेरिलियम के पैरेलल में अब डी ब्लॉक को पूरा छोड़ दो, उसके बाद क्या आ जाएगा? बोरॉन फैमिली आ जाएंगे ना. बोरॉन के Yes, नीचे ma'am. है एल्यूमिनियम, तो ये आएगा इसका डायगोनल रिलेशनशिप. मेन ग्रुप एलिमेंट्स का मेन ग्रुप एलिमेंट से ही जाएगा. ठीक है, तो बेरिलियम एंड द एल्यूमिनियम, हाँ जी, बोथ फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड्स. पहली बात, बोथ फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड्स, दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे. जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है BeOH2 एंड द एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है AlOH3, ये है एम्फोटेरिक. इनकी क्या नेचर है? दे आर द एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बेटा? एसिडिक भी बिहेव करते हैं और बेसिक भी बिहेव करते हैं. ठीक है, रेस्ट आर बेसिक, बाकी सारे क्या हैं? बेसिक बिहेव करते हैं. ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह बिहेव करते हैं. उसके बाद आप कह सकते हो कि जो ऑक्साइड्स हैं ऑफ द बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, क्या क्या ऑक्साइड बनाते हैं? बेरिलियम ऑक्साइड BeO बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3. ये दोनों के दोनों हाई मेल्टिंग इनसॉल्युबल सॉलिड है, हाई मेल्टिंग इनसॉल्युबल सॉलिड है, जबकि रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता है.
रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली में ऐसा नहीं है। जो सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम है, लीजिए देख लीजिए, द सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं। Salts of the beryllium and the aluminium are hydrolyzed. ठीक है, इनको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा था कि बेरिलियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन गैस रिलीज होगी। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में भी मीथेन गैस रिलीज होती है, जबकि रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली में, बेरिलियम फैमिली में आपके पास एल्काइन यानी कि इथाइन गैस रिलीज होती थी। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा प्लस मीथेन गैस, तो यानी कि दोनों की हाइड्रोलिसिस में मीथेन गैस रिलीज होती है। डन? यस मैम। मैम 1 मिनट। ओके जी। बेरिलियम ऑक्साइड को जब आप रिएक्ट करते हो, ये हमने बोला था ना कि एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसे, ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब ये एज एसिड और बेस बिहेव करता है, बट वो लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है इसकी। डन मैम। ओके जी, ओके। जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड है, जब इसको आप HCl के साथ रिएक्ट करते हो, अगर इसको HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये खुद क्या हुआ, ये एसिड था, ये बेस हुआ ना। तो जब ये बेस की तरह रिएक्ट करता है तो ये बेरिलियम क्लोराइड फॉर्म कर देता है और वाटर फॉर्म कर देता है। पर जब बेरिलियम ऑक्साइड को आप NaOH के साथ ट्रीट करो, NaOH के साथ ट्रीट होगा तो ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो खुद क्या होगा, एसिड होगा। तो ये फॉर्म कर देता है Na2BeO2। ये बहुत बार प्रोडक्ट पूछा हुआ है उसने कि जब ये एम्फोटेरिक बिहेव करता है तो एसिडिक कंडीशन में क्या बनाता है और बेसिक कंडीशन में क्या बनाता है। देखो सेम रिएक्शन एल्यूमिनियम भी देता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप HCl के साथ ट्रीट करो, यानी कि जब ये बेस होगा तो ये भी एक क्लोराइड देगा जैसे बेरिलियम ने दिया था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड और द वाटर। और जब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप NaOH के साथ ट्रीट करो, यानी कि ये बेस के साथ ट्रीट हो रहा है तो खुद क्या होगा, एसिड होगा। तब आपके पास बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaAlO2 प्लस वाटर। दीज आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जिसमें आप बोल सकते हो कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दे आर बिहेविंग अलाइक, एक जैसा बिहेव करते हैं। अब कुछ इस ग्रुप में भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे लास्ट वाले ग्रुप में हमने पढ़े थे, सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। जैसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट नेचर में मार्बल, लाइमस्टोन, चाक वगैरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक्चुअली में वाइट पाउडर होता है जिसे चॉक बोलते हो बेसिकली। मार्बल या लाइमस्टोन को, इसकी प्रेपरेशन देखो कैसे करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम क्लोराइड को व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट यू हैव टू ऐड द अमोनियम कार्बोनेट। तो आपके पास बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड द अमोनियम क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो ना और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, वाटर में जब डिसॉल्व होता है ये, जिसमें CO2 है, तो इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मिंग द कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक आपके पास कंपाउंड है POP। क्या फुल फॉर्म होती है बेटा POP की? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। यस, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस, फिर आप इसका 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिख सकते हो। और ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट एज अ जिप्सम। यस है ना, इट एग्जिस्ट एज अ जिप्सम। ठीक है, और जो आपका, कैसे इसकी प्रेपरेशन देख लेते हैं।
बेसिकली जो कैल्शियम सल्फेट होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, उसको जब आप हीट करते हो, हीट करने पे ना ये हार्ड हो जाता है, और जब ये हार्ड हो जाएगा तो ये कैल्शियम सल्फेट पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही लॉस करेगा, फिर जब 120 डिग्री तक इसको सेट होने देते हैं, आफ्टर द सेटिंग, तो ये कुछ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे देते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और अगर आप इसको और हीट कर दो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके पास बन जाता है कैल्शियम सल्फेट, मतलब बिल्कुल ही इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ, कहाँ कहाँ पे यूज करते हो आप इसको? मोल्ड्स, या जैसे आप पोट्री, सिरामिक्स, स्टैचूज बनाने में भी इसका यूज होता है। यस मैम। सर्जरी में भी, बैंडेजेस वगैरह में भी, जैसे प्लास्टर होता है फ्रैक्चर के लिए, आप बांधते हो ना उस पे, जब फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए, कोई ब्रेक हो जाए पार्ट, तो उसमें भी यस मैम। है इसको यूज, या इसको डेंस्ट्री में भी यूज करते हैं। लाइम या लाइमस्टोन को कहाँ पे यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। दिस इज कॉल्ड एज अ क्विक लाइम। ठीक है, और इसके मेन इंडस्ट्रियल यूज क्या क्या है? बेसिकली इसको हम स्लैग बोलते हैं। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म है ना इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है? इट इज यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री टू रिमूव फॉस्फेट। ये मैं बहुत इसके कॉमन कॉमन लिखवा रही हूँ, बिकॉज कैल्शियम वाला जो पोर्शन है वो नहीं आता है नीट में ज्यादा, तो बहुत कॉमन, जिसका मतलब कोई आगे भी एप्लीकेशन है उसको आप देख सकते हो। इसको आप यूज करते हो टू इंडस्ट्री को रिमूव करने के, स्टील इंडस्ट्री में, टू रिमूव द फॉस्फेट्स एंड द सिलिकेट्स, और वहां पे इसको बोलते हैं स्लैग। ठीक है, और लाइमस्टोन किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट में है ना, उसमें तो यस हाँ, कैल्शियम यस मैम। कार्बोनेट को। और इसको तो हम सॉल्वेयर प्रोसेस में भी, रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चर में भी यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो these are the some of the compounds of the, you can say, group 2 elements। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें आपको आता है रीजनिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑर्डर लगाना, लाइक कोई सॉलिबिलिटी पूछ लिया, लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी का कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर हुआ वो पूछ लिया। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड हाँ दिखाना। जी, प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए आप। डन मैम। चलिए अब कुछ इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे let me take the one or the questions। The metal that cannot be obtained by electrolysis of aqueous solution of its salt. Number one option is chromium. Number two is silver. Number three is calcium. Number four is copper. Let's generate a poll. Let's try to give the answer.
15 स्टूडेंट्स ने तो सही आंसर दिया है। कैल्शियम इज अ मेटल, करेक्ट आंसर, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। बेस्ड ऑन lattice energy and the other considerations, which one of following alkali metals, metal chloride, is expected to have high melting point? High melting point. One is a rubidium chloride, two is a lithium chloride, three is the KCl, four is the NaCl. Yes. Sixteen students have given the correct answer. NaCl. NaCl की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा है। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, which one will react most vigorously with the water? किसको सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं वाटर से? लिथियम, सोडियम, lithium, potassium, rubidium and sodium. Yes. बहुत सारे बच्चों ने सोडियम आंसर दिए हैं, बट आप ये देखो ना कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेटा डाउन द ग्रुप में सबसे बॉटम पे एलिमेंट आएगा इन चारों में से रुबिडियम।
ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए रुबिडियम, ना कि सोडियम। डन बेटा? Yes, ma'am. With this we have completed our S block, and I think tomorrow you are having a test of the same chapter. Yes, ma'am. Yes, ma'am.